5 फखरुद्दीन अली अहमद, एनसी छागला, हुमायूं कबीर, प्रोफेसर नूरुल हसन, ये 5 शिक्षा मंत्री बने और कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा होने का ढोंग कर रहा है ताकि इस पिछड़े के माध्यम से अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलो। लिहाजा मैंने यह कहा कि आज आपके सामने जो चुनौती है वो चुनौती एक ऐसी चुनौती है जिसको लड़ना सबसे आसान है, जिसकी तरफ किसी ने लड़ने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा, बड़े बड़े संगठन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आने के बाद उनके अंदर भी वही प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। मैं खुश हूं इस बात से कि सत्ता का परिवर्तन 2014 में इसलिए नहीं हुआ था कि देश चल नहीं रहा था। यह देश तो तब भी चल रहा था जब देश का प्रधानमंत्री सो जाता था। यह देश तो तब भी चल रहा था तब भारत का विदेश मंत्री यूएनओ में जाकर के भारत का भाषण पढ़ने की जगह टर्की का भाषण पढ़ने लगता था। यह देश तो तब भी चल रहा था। लेकिन कल में और आज में फर्क क्या है कि जब आप अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठे तब आपने सत्ता पे जिन्हें बिठाया उन्हें यह एहसास करा दिया ठीक से, और उन्हें यह एहसास कराते रहिए। सत्ताओं को एहसास कराना, सत्ता तक अपनी बात को भेजना और यह बता करके कि इसमें कोई हमारा एजेंडा पर्सनल नहीं है, न किसी को एमएलए की टिकट चाहिए न एमपी की टिकट चाहिए। हम जिस मकसद से आपको लाए हैं वो मकसद पहले पूरा होना चाहिए। आप उसके बाद किसको क्या देंगे किसको क्या नहीं देंगे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम डे टू डे बेसिस पे सत्ता के बहुत सारे फैसलों पे, आज उन्होंने ये कर दिया, आज इस पे कमेंट, आज उस पे कमेंट। सत्ता चलाना कोई आसान काम नहीं होता। जो लोग अपने मोहल्ले की सोसाइटी का चुनाव नहीं जीत सकते वो देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री को रोज रोज नए नए तरीके बताते हैं टेलीविजन पे आकर के। ये नहीं किया, ये किया, ये बहुत आसान होता है। लेकिन आप अपनी बात उन चीजों पे केंद्रित करें जिससे ये सत्ता है 100 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, मैं नहीं जानता, कोई ना कोई तो आएगा। ये रहेंगे तो ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो कोई आएगा। लेकिन आज के युवा से मेरी दरखास्त है, अपने मुद्दों को चुनिए, अपने इश्यूज को चुनिए। ये इश्यूज मेरे और आपके तत्कालिक फायदे के हों या ना हों। इसलिए आपने सत्ता बदली और सत्ता बदलने के बाद सत्ता में कुछ कुछ काम ऐसा होता नजर आ रहा है जिससे लगता है कि भारत राष्ट्र मजबूत होगा। इसमें जो दीमक लगी थी उन दीमकों के ऊपर दवा डाली जा रही है ताकि वो दीमक से के कीड़े बाहर आ रहे हैं। जो इस देश की धरती में बिल बना करके भारत को तोड़ने के अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, उसका दवा का इंतजाम हो रहा है। लेकिन ये कोड़, ये बीमारी इतनी बड़ी है कि एक दिन में साफ नहीं होगी। और दूसरा, सनातन के मानने वालों को, जो इस देश के असली और मूल निवासी हैं, वंशज हैं, उनको अपनी अप्रोच में बदलाव लाना होगा। आप हजारों साल की परंपरा और आदर्शों से आज के जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। एक आतंकवाद हथियार से लड़ा जाता है, एक आतंकवाद विश्वविद्यालयों में एकेडमिक से लड़ा जाता है, उसे एकेडमिक आतंकवाद कहते हैं। और एक आतंकवाद मीडिया के माध्यम से लड़ा जाता है। तो मीडिया में नैरेटिव बनाओ और ऐसा बनाओ कि जो भारत की सेना के खिलाफ बंदूक उठाए
जो भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के खिलाफ बंदूक उठाए, उस बुरहान वानी को मारने के बाद टेलीविजन पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि देखिए वो तो बहुत गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा था। वो गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा हो या किसी करोड़पति का बेटा हो, भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को जो चुनौती देगा उसके सर में गोली मारनी चाहिए, कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी को हमने इतनी दूर तक पाला है कि अगर इस पॉलिसी का हमने पालन नहीं किया तो आप यकीन मानिए इस राष्ट्र के अंदर ये दीमक इतने नीचे तक चली गई है कि सिर्फ चंद लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा, और उनके साथ अगर हमारा तुम्हारा किसी का भी खड़ा है तो एक ही इलाज है। ये जो कहा जाता है कि नहीं नहीं, देखिए साहब, हम एक बहुत आदर्श देश हैं, अगर जो लोग आदर्श के नाम पर अपने आतंकवादियों की मदद करते हैं, जिनको यकायक गांधी याद आ जाता है और शरिया पीछे चली जाती है। ये गांधी का देश है, गांधी ने कहा आंख के बदले आंख नहीं। ये कितने बड़े झूठे मक्कार हैं, पूछो उनकी किताब क्या कहती है। किताब कहती है आंख के बदले आंख, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किताब आ जाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो गांधी जी आ जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। जहन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, और आंखों में कुछ और है। आप भ्रमित मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। इसलिए आपको मुद्दे क्या बनाने हैं, मैं ये बात इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, ये अब किसी अगर मगर का समय नहीं है, और आपसे आपके बाद की जनरेशन ये सवाल पूछेगी, और मैं और हम तमाम सारे लोग जो देश भर में 25-30 लोग काम कर रहे हैं बिना किसी संगठनों की मदद के। वो संगठन हमारे बारे में टिप्पणियां जरूर करते रहते हैं कि ये तो पानी के बुलबुले हैं, इनकी क्या है, ये तो कुछ दिन के लिए आए हैं। हम बुलबुले ही सही, लेकिन है इसका एहसास देश को करा रहे हैं। ये जो कहानी पूरे देश में चल रही है, ये इसलिए नहीं चल रही कि सत्ता में कौन है। अगर सत्ता ने भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ किया है, हमारी निजी विचारधारा क्या है हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी विचारधारा के मूल में अगर भारत और सनातन नहीं है तो वो गद्दार है। भारत की प्रभुसत्ता अगर उसके मूल में नहीं है तो वो गद्दार है। और गद्दारी का एक ही इलाज है, गद्दारी का एक ही मतलब है गोली। ये गद्दारों से जेल भर गई, ये गद्दार आपके इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, और पिछले 70 सालों में इनकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि आप उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, और आप हर काम सत्ता से करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये कानून आ जाएंगे तब भी आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर कानून आने से ही देश चल जाता तो भाई भीड़ तंत्र कानून को नहीं मानता, भीड़ तंत्र सत्ता को और आपके संविधान को और आपकी संसद को भीड़ से डराता है। इसलिए जब शाहीन बाग पर लोग सड़क घेर के बैठते हैं तो पूरी देश भर में इसकी चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट बौनी बन जाती है, घुटनों के बल पड़ के वहां पर लोगों को भेजा जाता है इंटरलोकर को कि जाइए उनसे बात कीजिए। आपने आजाद भारत में देखा, यह तो बहुत बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन हमने तो इसी देश में देखा है कि एक राज्य जो मुस्लिम स्टेट थी भारत के अंदर, वहां कानून कुछ और था, और पंजाब में कानून कुछ और था, और हरियाणा में कानून कुछ और था। सामने वाला टोपी लगाए हुए है या गेरुआ बस डाला है, यह सोच के इस देश में कानून का पालन किया गया। आप कानून की दुहाई देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए नहीं बराबर है। अगर बराबर होता
तो फिर हरियाणा में 34 लोगों के पॉइंट ब्लैंक गोली मार करके हत्या नहीं कर दी जाती? कानून बराबर होता तो भारतीय सेना जो विदेशी आतंकवादियों से लड़ रही होती है, और उसी कश्मीर का मुसलमान जब पत्थर से हमला करता है, बंदूक से हमला करता है उस फौजी की पीठ के ऊपर, तो उसकी तरफ गोली चलाना कहा जाता है नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है।